राजस्थान में काफी समय से उपचुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर लंबे समय से इंतजार हो रहा था और वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और ऐलान अब जो है तारीखों का कर दिया गया है। तो राजस्थान में 13 नवंबर को एक चरण में 7 सीटों पर चुनाव होगा, जबकि रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित होने वाला है। चुनाव आयोग ने इसकी जो है घोषणा कर दी है और राजस्थान की जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें दौसा, झुंझुनू, चौरासी, खिमसर, सलुम्बर, रामगढ़ और देवली उनियारा की विधानसभा सीट शामिल है। तो आज उपचुनावों को लेकर ही हम चर्चा करने वाले हैं और आज का जो हमारा विषय है डिबेट का, वो उपचुनाव का दाव, दोनों और मुद्दों की तैयारी, लगेगी किसकी बारी, इसको लेकर आज हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता के रूप में हितेंद्र शर्मा जुड़े। हितेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। जी, तो हितेंद्र जी, आज के इस टॉपिक को लेकर जो है हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ओपनिंग नोट एक बार आपसे भी लेना चाहेंगे इस विषय को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? उपचुनाव आ रहे हैं, देखिए, क्या कुछ तैयारियां हैं? चुनाव आयोग ने 13 नवंबर चुनाव की तारीख तय करी है। मगर जी। हमारी तैयारी इससे काफी पहले से ही चल रही है। 12 महीने, पूरे 5 साल तक हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। हमारा संगठन सक्रिय रूप से काम करता है। अभी हमारा सदस्यता पर्व चल रहा है। उपचुनाव वाली सभी सीटों पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के बड़े नेता, हमारे प्रभारी जी, सभी लोगों के दौरे हो चुके हैं और हमारी पूरी तैयारी उपचुनाव को लेकर है। डबल इंजन की सरकार पे भरोसा करते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की जनता 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। जी जितेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार बीजेपी पर लंबे समय से आरोप लगते हुए आए हैं कि सरकार को आए हुए काफी समय हो गया और अभी तक जो है कुछ काम हुआ नहीं है और लगातार मुद्दे जो हैं बीजेपी को लेकर जो है कांग्रेस को मिल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार के बनने के तुरंत बाद से सरकार एक्शन मोड में रही है। हम लोगों ने 2 दिन की कार्य योजना बनाते हुए उस पे काम चालू करा। आपने देखा होगा, शेखावाटी के लिए पेयजल की और सिंचाई की कितनी बड़ी योजनाओं को लेके हम लोगों ने हरियाणा सरकार के साथ तालमेल किया। आपके मध्य प्रदेश के साथ हमारा बहुत बड़ा ईआरसीपी को लेकर हो चुका है। उस पे काम जल्द ही धरातल पे आने लगा है। और इस तरह से कई और अन्य सरकारी योजनाएं और जनहित की योजनाएं लेकर हम जनता के बीच में गए, तभी जनता ने हम पे विश्वास जताया। आपने देखा, कांग्रेस के ऊपर देश की जनता का भरोसा उठता जा रहा है। 2 राज्यों में हुए उपचुनाव में अति उत्साहित कांग्रेस एक राज्य में बुरी तरह हारी है। और वो कहते हैं जम्मू कश्मीर में भी उनके सहयोगी दलों ने उनको अपनी औकात दिखा दी। कांग्रेस को कांग्रेस के 6 विधायक चुन के आए। मात्र 33 सीटें दी गई थी कांग्रेस को, उनमें से 6 विधायक कांग्रेस के चुन के आए। उनमें से भी एक भी विधायक को अभी सरकार में जगह, आज ही शपथ ग्रहण हुआ है, उसमें नहीं मिली। यहाँ भी हमारा तय है कि हम 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। मगर कांग्रेस का भी ये भी तय नहीं है कि कांग्रेस किस सीट पे खुद चुनाव लड़ेगी, किस पे जबरदस्ती सहयोगियों को देगी। सहयोगी दल इनका समर्थन नहीं लेना चाहते, मगर कांग्रेस जबरदस्ती समर्थन दे रही है। कांग्रेस की फूट जग जाहिर रही है। पूरे 5 साल कांग्रेस ने जनता के लिए कोई काम नहीं करा। गहलोत साहब और पायलट साहब की लड़ाई में पूरे 5 साल निकल गए और विपक्ष में तीसरा मोर्चा और खुल गया डोडासरा जी का। 3 गुट हो गए, तीनों गुटों में बटी हुई कांग्रेस इस चुनाव में कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विकास और मोदी जी के नेतृत्व के सामने नहीं ठहर पाएगी। जी राजेश जी, बड़े आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस में पहले तो 2 गुट थे, एक अशोक गहलोत गुट, सचिन पायलट गुट, अब जो है कांग्रेस के पास तीसरा नया गुट और बन चुका है, डोटासरा जी का। किस तरीके से चुनाव जीतेगी इस बार कांग्रेस पार्टी? क्या कुछ खास मुद्दे होंगे? देखिए, आरोप लगाना अलग तरह का काम है। आरोप लगा सकते हैं कहीं किसी पर भी, पर इनके धरातल पर इनके लिए कुछ नहीं बचा। इनकी जमीन खिसक चुकी है। आप देखिए, चुनाव होने के जस्ट बाद में एक अग्निवीर मंत्री पैदा हुआ राजस्थान के अंदर। उस मंत्री का क्या हुआ आपने देखा। उसके बाद जिस झूठ के सहारे से राजस्थान में सरकार बनाई इन्होंने, चाहे वो डीजल पेट्रोल की रेट हो अन्य राज्यों की बराबर, चाहे महिला दुष्कर्म हो, चाहे इंदिरा रसोई जो बंद होने के कगार पर अभी चल रही है, इन्होंने नाम बदल दिया, अन्नपूर्णा रसोई कर दिया उसका। मतलब हर तरह से ये फेल हो चुके हैं। ये सरकार, पहले तो पर्ची सरकार का नाम चलता था, अब यू टर्न सरकार का नाम इन पर लग चुका है। आप देखिए, एक एक घंटे में फैसले निरस्त किए जा रहे हैं। कल ही देख लीजिए, दौसा में जो टीचरों को ट्रांसफर हुए, 1 घंटे में नष्ट कर दिए। उससे पहले 2 दिन पहले इन्होंने जो पार्षद बनाए थे नगर पालिकाओं में, वो तुरंत दूसरे दिन उनको निरस्त करना पड़ा यूडीएस विभाग को। तो ये फैसले ही नहीं ले पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं।
मंत्रियों के इस्तीफे का पता ही नहीं, मंत्री है भी कि नहीं है, खुद मंत्रियों को ही नहीं पता कि हम आज मंत्री है कि नहीं है। तो इस तरह से जनता इनको वोट देगी। इनकी विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म होती जा रही है, जनता के विश्वास पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे। जनता एक ठगी ठगी महसूस कर रही है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो और चाहे वो कोई अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे जनता की और भी कई तरह की योजना हो, उन सब पर ये बिल्कुल खरे नहीं उतरे। तो राजेश जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जनता को वोट क्यों देना चाहिए? कुछ आपके पास अहम ऐसे मुद्दे हो जिसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी को जनता वोट करे? देखिए, पिछले 5 साल में जितना कांग्रेस ने काम किया है और जनता के मुद्दों पर खरी उतरी है कांग्रेस, उनको देख करके जनता वोट देगी। अब कभी एसआई भर्ती के लिए ये सोच नहीं पा रहे उनको रद्द करना है तो उनको बहाल करना है, किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पा रहे, पता नहीं चल रहा सरकार किसकी है, जनता समझ ही नहीं पा रही कि किसके पास अपन जाकर के शिकायत करें। तो वापस जनता कांग्रेस पर भरोसा जता रही है और कांग्रेस पर भरोसा जताएगी और हम सातों सातों सीट चुनाव जीतेंगे। हितेंद्र जी, आरोप लग रहे हैं कि जनता को विश्वास नहीं है बीजेपी पार्टी पर। जब से बीजेपी पार्टी मैदान में उतरी है, कुछ काम नहीं करे हैं, एसआई भर्ती को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रही है, अन्य तरीके के अपराधों में वृद्धि हो रही है, लगातार जो है अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो लोगों के पास रोजगार नहीं है। किस विश्वास के आधार पर जनता बीजेपी को वोट देगी? देखिए, कांग्रेस के द्वारा किए गए पापों को धोने का काम हम लोग कर रहे हैं। एसआई भर्ती में किसने गड़बड़ियां की थी? किसके राज में गड़बड़ियां हुई थी? कांग्रेस के राज में गड़बड़ियां हुई थी। कांग्रेस को इन मुद्दों पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इनके द्वारा जो किए गए पाप थे उनको धोने का काम हमने करा है। पेपर लीक के माफियाओं को पकड़ने का काम हमने करा है। कांग्रेस ने पेपर लीक कराए थे, हम लोगों ने पेपर लीक के माफियाओं को पकड़ने का काम करा है। भर्तियों को खोलने का काम हम लोगों ने करा है। हम लोगों ने जनता की नब्ज को देखते हुए काम करा, विपक्ष में मजबूती से कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और सत्ता में हमें जनता लाई थी। कांग्रेस के कामों को जनता ने नकारा था। विपक्ष में 1 साल लगभग होने में आया, एक आंदोलन बता दें मुझे कांग्रेस के मेरे मित्र कि हमने सड़क पे एक आंदोलन करके किया। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी, इनके नेता प्रतिपक्ष जी या जो भी तथाकथित नेता लोग हैं, अभी अतिवृष्टि की आपदा आई थी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी नेता कार्यकर्ता, हमारे बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता जनता को राहत देने के लिए सड़कों पर दिख रहा था, लोग उसको देख रहे थे, मगर विपक्ष के नाते कांग्रेस ने कहीं कोई उसके लिए आवाज नहीं उठाई। जनता की सहयोग के लिए कहीं कहीं भी कांग्रेस का कोई नेता आया हो तो ये मुझे एक क्लिप बता दें कि कांग्रेस के पहला नेता ने उतरकर जनता की मदद करी। हमारे नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सब ट्रैक्टरों पे बैठ के, ट्रॉलियों पे बैठ के जनता के बीच में जा रहे थे और प्राकृतिक प्रकोप में हम जनता के साथ खड़े हुए थे। कांग्रेस विपक्ष के रूप में भी पूरी तरह फेल हो गई। सत्ता पक्ष से इनको विपक्ष में लाया गया था। मुझे लगता है अब की बार जब चुनाव होंगे, आम चुनाव, तो जनता विपक्ष में से भी कांग्रेस को नकार देगी और नेता प्रतिपक्ष भी इनका नहीं बन पाएगा। जी, क्या कुछ कहेंगे कटारा जी? देखिए, बड़ी आशास्पद बात है। हो सकता है जितेंद्र जी का इस बारे में पता नहीं हो, मालूम भी नहीं होगी। जनता आंदोलन कर रही है, किसी भी चौराहे पर जाकर देख लीजिए, जनता धरने पर बैठी है। धरना देते थे कितने कितने दिन हो गए लोग। रोडवेज कर्मचारियों को देख लीजिए, इनकी पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं। इनकी पार्टी के विधायक एक दूसरे से कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा। इनके ही यूडीएस मंत्री ने एक विधायक पर आरोप लगाया, लालसोट के विधायक पर ये क्या आप शब्द बोले थे, वो इनकी पार्टी का विधायक, उनके यहाँ कर्मचारी तक नहीं लगा पा रहे, अपने पीएसओ तक नहीं लगा पा रहे मंत्री और एमएलए। तो ये क्या बात करेंगे? जनता की क्या सुनेंगे? जनता की खैर खबर ही नहीं है इनको, जनता के बीच में कोई जाता ही नहीं है। कितने मंत्री और कितने विधायक है दुष्कर्म पीड़िताओं के घर पे गए हो? आप बताइए। आप महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग, अभी आपने देखा होगा एक एसपी थी, एसपी की लोकेशन ट्रेस उसका ही एक कर्मचारी, छोटा कर्मचारी कर रहा है। आप देखिए किस हद तक ये सरकार गिरेगी। ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस जगह जगह पिट रही है, एसडीएम तक पर लोग हाथापाई कर रहे हैं। क्या क्या काम हो रहा है बताइए? कोई मतलब जंगल राज चल रहा है, कोई कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो रही है, रोज चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, किस तरह की बिल्कुल जंगल राज हो रहा है। महिला अपराधों में किस तरह से वृद्धि हो रही है। आज देखिए कोटा में ये कोचिंग सेंटर पे अंदर किसी एक सफाई कर्मचारी ने कैमरा लगा दिया, वो एक बालिका ने देखा और वो वहां से हटाया। तो बिल्कुल कानून व्यवस्था चौपट है। बिल्कुल राजस्थान में हाई हाई की स्थिति मची हुई है। सिर्फ बात करने से ये रिजल्ट नहीं निकलता, काम करना पड़ता है। जिन चीजों को, वायदों को लेकर कितने वादे इन्होंने किए थे आप बताइए। मैं पहले भी बोल चुका, डीजल पेट्रोल पे इन्होंने वादा किया था कि पड़ोसी राज्यों के बराबर डीजल पेट्रोल हो जाएगी। साहब क्या हो गएगा डीजल पेट्रोल पे? इस तरह के वादे, अन्नपूर्णा रसोई इन्होंने नाम रख दिया, सारी बंद होने के कगार पे, 8-8 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। आप जाके देख लीजिए,
महीने 20 दिन वो बहुत 50% ज्यादा बंद हो जाएंगी वो भी। लेकिन चिरंजीवी योजना का क्या हाल है? बीजेपी कह रही है कि जो एसआई भर्ती पेपर लीक जो है कांग्रेस की गलतियों को बीजेपी ढो रही है। नहीं, धो क्या रही है, क्या कर रही है, कर क्या रही है, बताइए ना, लीजिए फैसला, क्या क्या करना चाहते हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे। वो उस मंत्रिमंडल में एकजुट ही नहीं हो पा रहे, करना क्या है इनको, कभी कहते हैं रद्द करेंगे, गलत है तो करो ना रद्द, या रखो उनको, बहाल करिए आप, किसी सब तरह सस्पेंस बना हुआ है। कई बार बड़ा इशारा करते हैं कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा, किस और इशारा है? बड़े मगरमच्छ आपको क्या लगता है किसकी और इशारा हो रहा है? देखिए मैडम, बड़े मगरमच्छों के नाम पे ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आज तक हम समीक्षा करेंगे, समीक्षा करेंगे, समीक्षा करेंगे, पिछले फैसलों की समीक्षा, भाई समीक्षा करते रहो, पर आगे जो हमारे बच्चे हैं जो एसआई भर्ती हुए हैं या गलत हुआ है तो उनको अरेस्ट करिए, इसको आगे की प्रक्रिया को आगे तो बढ़ाइए कम से कम। ये इसी तरह से आपने देखा होगा दिल्ली में पूरे रात भारत में क्या हुआ था, कई लोगों को अरेस्ट किया, बाद में इनके पास में कोई एविडेंस नहीं थी और वो वापस बाहर आ गए। तो एक जो दबाव की राजनीति बनाना चाहते हैं, वो दबाव की राजनीति जनता समझ चुकी है, किस तरह की राजनीति, किस तरह का काम करना चाहते हैं ये। आप देखिए नीट का पेपर भी इनके राज्य में आउट हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ नीट का पेपर आउट, इनके कार्यकाल में वो आउट हुआ, उस पर क्या फैसला लिया इन्होंने? फैसला लेने की क्षमता नहीं है। फैसला वही ले सकते हैं जिनको जानकारी हो राज चलाने का। वो आज आपको लग रहा है कि राज है, जनता का राज है, पता नहीं सरकार कौन चला रहा है। जी वापस लौटेंगे आप तक, लेकिन हितेंद्र एक सवाल मेरा आपसे है, जैसा कि लगातार पेपर लीक को लेकर बात कर रहे हैं तो कांग्रेस अक्सर जो आरोप लगाती हुई आई है कि जिस समय वसुंधरा राजे जी की सरकार थी उस समय भी पेपर लीक की शुरुआत उस समय से हुई थी, तो आखिर में असली दोषी कौन है? कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी पार्टी है? किसकी गलती उस पेपर लीक हुए? पेपर लीक माफिया कांग्रेस पोषित रहा है, कांग्रेस के नेताओं का पेपर लीक माफिया को समर्थन रहा है। कांग्रेस के लोगों ने ऐसे लोगों को पदों पर बिठाया जो पेपर लीक माफिया से जुड़े हुए रहे, वो आज गिरफ्तार हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाए जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाए जा रहे हैं, इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो हमारी सरकार में किया जा रहा है। कांग्रेस के तो विधायक मंत्री तक पेपर लीक में शामिल रहे, यहाँ के लोग ऑन रिकॉर्ड पकड़े आ रहे हैं। कौन है कटारा? और ये जो बात करते हैं कि आपस में बिखराव हुए, कांग्रेस का बिखराव और कांग्रेस के मंत्री विधायक की तो छोड़िए, मुख्यमंत्री की भाषा शैली तक हम लोगों ने सुनी है, नकारा, निकम्मा, लड़ा रहा है, 4 विधायक किसी के पास नहीं है, विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री नहीं होने देते हैं, इस तरह की चीजें हम सब लोगों ने देखा है किस तरह से कांग्रेस का सरकार। आप कुछ कह रहे थे कि पहले आप कुछ कह रहे थे कि डबल गुट बन गए। मैडम देखिए आप कहां ले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है, वो अपनी पार्टी को बोल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, इस पर चर्चा हो रही है, उपचुनाव पर चर्चा हो रही है, हमारे मंत्री क्या बोल रहा है, हमारा मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, जितने जी उस पर बात करिए आप, मंत्री को बोल रहे थे, आप उस पर बात करिए आप, सरकार पार्टी की नहीं। आप चुनाव कैसे जीतेंगे उस पर बात करिए, आप जिन मुद्दों को लेकर के राजस्थान में सत्ता में आए हैं आप उन पर बात करिए, आप कितने मुद्दों पर खड़े उतरे हैं आप बताइए, आप कहां कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, आप विधानसभा सत्र तक नहीं चला पा रहे हैं, आपने विधानसभा सत्र ही कितने पहले स्थगित कर दिया, जनताओं के कितने बिल आपने पास करे आप बताओ, आप इतने घबरा गए कांग्रेस के विपक्ष से, आप कह रहे हो कोई कांग्रेस किसी तरह का वो कर नहीं पाई, संघर्ष नहीं कर पाई, आप तो कांग्रेस के संघर्ष से इतना घबरा गए कि आपने विधानसभा सत्र टाइम से पहले ही स्थगित कर दिया। जनता के कितने बिल पास होने थे, कहां बिल पास हुए, कितनी चीजें अटक गई आप बताओ। इस तरह की क्या है, जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान रखिए, जो वादे करते हैं बड़े सवाल कर लिए राजेश कटारा ने बीजेपी से, क्या कुछ कहेंगे प्रवक्ता जी कि बिलों को लेकर बड़ी समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लंबे समय से सरकार आई लेकिन जो है दिशाहीन काम कर रही है, बड़े आरोप लग रहे हैं, मतलब इस हिसाब से तो बीजेपी का इस बार का चुनावों में क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहने वाली है? रोजगार को लेकर हम लोगों ने जितना काम अभी किया है पिछले 10-11 महीने के अंदर, पिछली 5 साल की सरकार ने उस बारे में कभी सोचा नहीं था। मुख्यमंत्री जी नियुक्तियों को खोल रहे हैं, नियुक्तियां, भर्ती प्रक्रियाएं लगातार जारी हैं, मुख्यमंत्री बाहर जाकर फंड ला रहे हैं, रोजगार ला रहे हैं, इंडस्ट्रियां ला रहे हैं, करोड़ों रुपए के, हजारों करोड़ रुपए के एमओयू अभी तक साइन हो चुके हैं। अभी भी मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पे हैं और हमें विश्वास है कि वहां से भी बड़ी सौगात राजस्थान के लिए आएगी। राजस्थान में जिस तरह से विकास का नया दौर चालू हुआ है, हमारे चुनावी वादे, अधिकतम चुनावी वादे पूर्ण हो चुके या अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हैं।
कल एक और बड़ा हमारे आरोप लगा, राजनीतिक आपने दल कहा के कि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे पर हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व जयपुर शहर के अंदर एक लड़की के साथ में एक दुष्कर्म जैसी घटना हुई, बड़ी निंदनीय घटना। और वाकई जब वहां पर एसएमएस अस्पताल में लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब थी, 4 दिन बाद लड़की को होश आया, तो वहां पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उससे मुलाकात करने पहुंचे थे। तब एक स्टेटमेंट सामने आया था कि मुख्यमंत्री तो विदेश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन जयपुर शहर में क्या चल रहा है, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उस पर ध्यान नहीं है मुख्यमंत्री का। कानून व्यवस्था चाक चौबंद करने का काम हम लोग कर रहे हैं। कहीं कोई घटना हो रही है तो वो सबके लिए दुखद है, शर्मनाक है, हम इसको स्वीकार करते हैं। मगर उस घटना के बाद जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हमने सख्ती के साथ करी है। किसी भी आरोपी और दोषी को बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी राग द्वेष के हमने सख्ती से कार्रवाई करी है। बुलडोजर कार्रवाई से लेकर जो जो कार्रवाई की आवश्यकता हो रही है कानून व्यवस्था के लिए हम लोग कर रहे हैं। और किसी भी चीज में कहीं कोई लापरवाही हम लोग नहीं बरतेंगे और नहीं बरती जा रही है। इस तरह की जी सभी घटनाओं पर हम दुख व्यक्त करते जी हुए उस पर सख्त राजेश कार्रवाई राजेश जी आपसे मेरा सवाल ये है कि देखिए, अभी बात करी कि 2 गुट थे पहले, अब 3 गुट हो गए हैं। पहले सचिन पायलट गुट था, अशोक गहलोत के 2 गुट तो पहले ही बने हुए थे कांग्रेस में, अब तीसरा एक नया गुट चालू हो गया है गोविंद सिंह डोटासरा का। क्या कुछ कहेंगे? कहीं ना कहीं इसका असर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार के उपचुनावों में देखने को मिलेगा? देखिए, कोई गुटबाजियां गुट नहीं बहुत है, हैं। सभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, सभी कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। जिनको जहां जिम्मेदारी मिल रही है वो कांग्रेस की बात करते हैं। एक भी गुट नहीं है कांग्रेस के अंदर। गुट की बाजी का काम बीजेपी के अंदर होता है। आप देखिए, जो दौसा में कल टीचरों का जो तबादला हुआ, उसमें किरोड़ीलाल मीणा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, दिल्ली तक बात करनी पड़ी, उसके बाद में वो 1 घंटे के अंदर वो तबादला निरस्त करने पड़े। इनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। 2 दिन पहले यूडीएच विभाग ने जो पार्षदों के लिए नियुक्ति की थी, वो दूसरे दिन ही उनको करना निरस्त करना पड़ा। तो गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है, गुटबाजी इन लोगों में। तो आप तबादले विधानसभा की की बात बात कर मैंने रहे कहा। हैं जी, आप तबादले की बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल यह है कि कहीं ना कहीं ये जो तबादले जो हुए उसको 1 घंटे के अंदर निरस्त कर दिया गया, कहीं ना कहीं उपचुनावों के लेकर तो नहीं है कि उसका असर दौसा में देखने को मिल सकता है? देखिए, वो कुछ भी हो, पर आपस में सामंजस्य तो नहीं है ना। मंत्रियों को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा? क्या आपस में सामंजस्य बैठा के नहीं कर सकते? जो करना है करो। बार बार यू टर्न लेना पड़ रहा है, बार बार यू टर्न लेना पड़ रहा है, कितनी चीजों पर यू टर्न लेना पड़ा। जोगाराम पटेल जी के सुपुत्र जी थे, वो डबल एजी बनाए गए, वापस वहां से भी इनको यू टर्न लेना पड़ा। उन्होंने ही बाद में इस्तीफा दिया। हालांकि अभी भी वही उस जगह पे ही काम कर रहे हैं, पर बार बार यू टर्न लेना। अब वापस इस सरकार का नाम यू टर्न सरकार रख दिया गया, लोग यू टर्न बोल रहे हैं इनको। तो ऐसा करते ही क्यों है? पहली बार में हर चीज पे यू टर्न आना जरूरी है। जैसे जीएसटी में इन्होंने कितनी बार इंप्लीमेंट किया, उसको बताइए आप। जीएसटी लागू कर दी, उसके बाद कोई 20 बार इन्होंने उसमें संशोधन किया, तो नुकसान तो जनता का ही हुआ। तो जनता के नुकसान के बजाय आपस में पहले ही सोच विचार कर कोई बात करें। चाहे वो किसान आंदोलन हो, किसान के 3 काले कानून पे इनको वापस बैक होना पड़ा। तो इस तरह की बातें ना करके ये ऊपर से लेकर नीचे तक सारे सामंजस्य बैठाए, तो इससे एक बिल्कुल अभी आरोप लागू होता लगा, है कि इनमें वास्तव में अंदर बहुत बड़ी गुटबाजी है। तो जनता सारी चीज देख रही है कि आपस में कोई सामंजस्य नहीं है इन लोगों में। एक आरोप अभी लगा कि जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों को समर्थन देने की बात कर रही है, लेकिन जो वो पार्टियां समर्थन लेना नहीं चाह रही हैं, वो चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस का जो है समर्थन उन्हें मिले, वो अपने स्तर पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। देखिए, ये सब मनगढ़ंत बात है। कांग्रेस जबरदस्ती किसी को समर्थन देती है, न जबरदस्त समर्थन लेती है। ये आपने देख लिया, पिछली बार राजस्थान से कितने नेता कांग्रेस के अंदर गए और उनको किस तरीके से बुलाया गया और कितने वापस आ रहे हैं। कई लोग वापस भी आ चुके हैं। तो ये काम कांग्रेस का नहीं है। इन्होंने तो बाकायदा स्टेज बनाया हुआ था, एक आदमी को नियुक्त किया था रजिस्टर लेकर के, भाई आप कोई आए उसका नाम लिखो और उसको तुरंत माला पहनाओ और दुपट्टा पहनाओ। ये काम कांग्रेस नहीं करती है। जी क्या कुछ कहेंगे हितेंद्र? देखिए, जबरदस्ती समर्थन वाली बात तो राजकुमार जी रोज ने खुद कही थी कि हमारा कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं है, कांग्रेस हमें समर्थन दे रही है। और बीटीपी ने जहां जहां चुनाव लड़ना था, पार्टी ने वहां वहां पे चुनाव लड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र की सीट पे भी उन्होंने खुद के कैंडिडेट उतारे थे। अभी भी उन्होंने दोनों सीटों पर, जहां पे बाप पार्टी को चुनाव लड़ना है, दोनों सीटों पर उन्होंने बोल दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का निर्णय करे। कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर होगी कि छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय दल से भी ज्यादा स्थानीय दल तक भी अब कांग्रेस को आंख दिखाने लगे हैं। कांग्रेस का देश में सभी जगहों पे ये हाल हो गया कि उनको
जबरदस्ती सहयोगियों को जोड़ना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सातों सीटें अपने दम पर लड़ेगी। मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से कि वो बताएंगे कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम कह रहे हैं हम सातों सीटें हमारे दम पे लड़ेंगे और सातों सीटें जीतने के लिए लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से सातों सीटें जीतेंगे। जी, बड़ा सवाल है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ने वाली है, लेकिन इसी के बीच में एक सवाल बार बार ये आ रहा है कि पार्टी अपने उम्मीदवारों को, ऐसे प्रत्याशियों को उतार तो रही थी, जैसे कि अगर कुछ समय पहले की बात की जाए, लोकसभा चुनावों की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने प्रताप सिंह खाचरियावास को प्रत्याशी के रूप में उतारा था, जबकि उनका ये कहना था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, फिर भी मुझे चुनाव के लिए चुना गया। क्या कहेंगे राजेश जी? देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास जी पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। पार्टी की जिम्मेदारी वो चुनाव लड़े, वो उनका बड़प्पन है। उन्होंने आगे आकर के कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, परंतु पार्टी ने जो उपयुक्त समझा उसको टिकट दिया, तो परंतु वो चुनाव लड़े ही। ऐसा तो इस नहीं है, बार किस पार्टी आधार जो पर जिम्मेदारी कांग्रेस देती है पार्टी उसको। टिकट बांट रही है? जी, मेरा सवाल यह है कि इस बार कांग्रेस पार्टी किस आधार पर टिकट बांटेगी? नेता परिवार या जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिलेगा? देखिए, हमारे 77 मंडल अध्यक्ष हैं, सबसे बात की जाएगी, सारे ब्लॉक अध्यक्षों से बात की जाएगी, 14 ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे, उन सबसे बात की जाएगी और बाकायदा हमारे पर्यवेक्षक जाएंगे। हमारी टीम बन चुकी है, हमारे प्रभारी बन चुके हैं। सबसे सलाह मशवरा करके ही टिकट दिया जाएगा। चाहे कोई परिवार का अगर कैपेबल होगा परिवार को दिया जाएगा, और अगर कोई और नेता कैपेबल होगा उसको टिकट दिया जाएगा। इस तरह का कुछ नहीं है कि कोई जबरदस्ती किसी को टिकट। लेकिन बड़े आरोप लग रहे हैं कि अगर मुरारी लाल मीणा की बात की जाए, दौसा सीट हॉट सीट्स में शुमार है और हमेशा से देखा जाए तो उपचुनाव में हमेशा कांग्रेस की जो स्थिति है वो मजबूत रही है, तो इस बार क्या मुरारी लाल मीणा की बेटी को या उनकी धर्मपत्नी को टिकट देगी कांग्रेस? देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हमारे जो मंडल है, 77 मंडल सातों विधानसभा में है, उन सबसे सलाह मशवरा करके नीचे से रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट में जो ऊपर आएगा उसको टिकट दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। बीजेपी को लेकर क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा की आप बात कर रहे थे, तो किरोड़ी लाल मीणा की अभी नाराजगी भी चल रही है, तो जगमोहन मीणा को टिकट दिलाने के लिए किरोड़ी लाल नाराज है, ऐसे आरोप लगा रही है कांग्रेस। कितनी सत्यता है इस बात में? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने भी देखा होगा, ये बिल्कुल क्लियर स्थिति स्पष्ट है। वहां दबाव की राजनीति है, बीजेपी में दबाव की राजनीति है। वहां दबाव में आकर के काम करना ही पड़ेगा बीजेपी। मतलब कांग्रेस के जिस तरह से आरोपों को आप स्वीकार रहे हैं? कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि किरोड़ी लाल मीणा दबाव बना रहे हैं जगमोहन मीणा को टिकट दिलाने के लिए, तो कांग्रेस इस बात को स्वीकार रही है क्या? मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? कटारा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मेरे से सवाल है जी जी। नहीं, मेरा कांग्रेस क्यों सवाल, स्वीकारेगी, बीजेपी? जी बताएं। जी, कांग्रेस क्यों स्वीकारेगी, बीजेपी स्वीकारेगी? बीजेपी का सवाल है, वो दबाव बीजेपी पे, कांग्रेस पे थोड़ी दबाव है। मतलब कांग्रेस से इसका आरोप बाद लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पे। पार्टी को ये लगता है कि वास्तविकता में जगमोहन मीणा को टिकट दिलाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा दबाव बना रहे हैं? देखिए, वो कांग्रेस पार्टी कोई आरोप नहीं लगा रही, पर बात सामने दिख रही है सारी चीजें। आपको खुद पता है, वो खुद इस्तीफा दे करके बैठे, क्यों मंजूर नहीं हो रहा? आप बताइए, 6-6 महीने 5-5 महीना हो गए उनको इस्तीफा दिए हुए। क्या ऐसा बड़ा कारण है कि जो मान लीजिए जनता की, भाई कौन करेगा आज बताओ? खाद्य आपूर्ति मंत्री कौन है राजस्थान में? आज आपदा राहत मंत्री कौन है राजस्थान में? क्यों नहीं फैसला ले पा रहे? किसी बड़ी चीज में फैसला हो ही नहीं पा रहा है। हर चीज समीक्षा के नाम पर बैक में डाली जा रही है। तो ये तो सबको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति तो चली रही है, इसलिए आज फैसला नहीं हो पा रहा। जी उपचुनाव भी आ गए, अब तो देख लीजिए आप। जी, क्या कुछ कहेंगे हितेंद्र इस बात पर? देखिए, डॉक्टर साहब हमारी पार्टी के बहुत बड़े और सम्मानीय नेता हैं जी। उनका पूर्वी राजस्थान में एक बड़ा प्रभाव है। कांग्रेस उससे घबरा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब के परिवार का कोई व्यक्ति आ जाए। अब ये पार्टी तय करेगी किसको चुनाव लड़ाना है, किसको चुनाव नहीं लड़ाना है, मगर डॉक्टर साहब का कोई दबाव नहीं है। डॉक्टर साहब का एक अपना प्रभाव है और उसके प्रभाव से कांग्रेस पार्टी घबरा रही है। कांग्रेस को क्या दिक्कत है कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी जिसको चुनाव लड़ाना है। कांग्रेस अपना काम करे, अपने प्रत्याशी लेके आए। जी, एक बीच में एक मामला गरमाया था हितेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे को लेकर एक विवाद हुआ था बीच में कि उन्होंने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पार्टी इस बार जो है इस मुद्दे को भूनने का काम करेगी इस बार के चुनावों में? देखिए, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। प्रेमचंद जी बैरवा ने इस पे खुद खेद व्यक्त किया है और उन्होंने इसको को स्वीकार करते हुए खेद व्यक्त किया और उस मामले का पटाक्षेप वहीं हो गया।
लेकिन इस बात की स्पष्टता सामने नहीं आई थी हितेंद्र जी कि अभी देखिए उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा 18 साल का नहीं हुआ है ना। एक सवाल ये बनता है कि उनका बच्चा 18 साल का नहीं हुआ, दूसरी ओर देखें तो चालान काटा गया, तो वो चालान किस आधार पे काटा गया? चालान इसी आधार पे काटा गया है कि वो नाबालिग होकर ड्राइव कर रहा था। जो भी उस समय चालान कटा होगा, मैंने उस चालान की कॉपी नहीं देखी, मगर आप बता रहे हैं चालान काटा गया है, तो जो गलती करेगा उसका कानून के हिसाब से चालान कटेगा, जो भी गलती करेगा उस हिसाब से उसको सजा मिलेगी। और लेकिन इस बारे लगातार में आरोप लग रहे माननीय हैं कि मुख्यमंत्री लगातार महोदय की को जी जी परिवहन मंत्री हैं और इस वजह से भी परिवहन का जिम्मा उन्हें दे रखा है, और उसके बावजूद जो है नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं बीजेपी सरकार के राज में। नियमों की धज्जियां जब उड़ती जब उस पर चालान नहीं काटा जाता। उनके सुपुत्र होने के बावजूद भी उन पे चालान काटा गया है। मगर मेरे सवाल का मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की स्थिति दयनीय है। नामांकन के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, मगर अभी तक ये भी तय नहीं है कि ये कितनी सीटों पर राष्ट्रीय पार्टी हमारी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। क्या इनके गठबंधन है, क्या इनकी स्थिति है। कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में मैं बता रहा हूं ना, सरकार से इनको प्रदेश की जनता ने विपक्ष में बिठाया। विपक्ष के काम में कांग्रेस पूरी तरह फेल हो गई है, और अब इनको आने वाले समय में जनता विपक्ष से भी हटा देगी, देखिएगा। जी क्या कुछ कहेंगे कटारा जी? स्पष्टीकरण अभी तक देखिए मिल नहीं पाया है, बड़ी देर से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं हितेंद्र जी आपसे। देखिए स्पष्टीकरण मांग रहे, स्पष्टीकरण इनको दिख रहा है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गठबंधन होता है, इनकी पार्टी में भी होता है गठबंधन, उसका फैसला केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार केंद्र में बैठे हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व करता है उसका फैसला। वो राजस्थान सरकार नहीं करती है, राजस्थान का नेतृत्व उसका फैसला नहीं करता है। तो वो एक अलग मुद्दा है। अगर किसी से गठबंधन होगा तो वो भी पार्टी की सहमति से होगा, वो भी पार्टी का ही आदमी होगा, उसमें कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं है। परंतु ये इतना सा बता दें कि भरतपुर गृह जिला है मुख्यमंत्री जी का, वहां जिला प्रमुख का चुनाव कब होगा? वहां 6 महीने से ज्यादा हो चुके, जिला प्रमुख नहीं है वहां पर। तो उसका जवाब तो ये है कि 8-10 महीने हो गए। आप बताइए, 10 महीने पहले इनका जिला प्रमुख वहां से चुनाव लड़ा एमएलए को, और वहां वो सीट पूरी तरह से खाली पड़ी है। और जगह कराने की कोशिश कर, वहां नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि इनकी स्थिति गंभीर है। वहां चुनाव लेकिन बार जीतने बार की ये स्थिति कह रहे हैं है। कि कांग्रेस तो हमेशा गठबंधन के आधार पर ही खेल खेलती है, मैदान में उतरती है गठबंधन साथ लेके उतरती है, देखिए गठबंधन एकदम करना क्या चुनाव गलत नहीं बात है, लड़ क्या रही आप है। बताइए। जी देखिए गठबंधन करना, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है, छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी। गठबंधन शुरू से चला आ रहा है। ये गठबंधन से सरकार बना रखी है इन्होंने कई जगह, आप देखिए। इन्होंने तो महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाई, दूसरी सरकार को गिरा करके कितनी पार्टियों से गठबंधन किया जब ये सरकार बना रहे हैं। तो गठबंधन तो कर सकते हैं, ये कानून में इसके लिए जगह है, ये संवैधानिक बात है, ये तो उसमें परेशानी कहाँ है? अगर गठबंधन और कांग्रेस मिलकर जीतती है वो सीटें, तो वो कांग्रेस की होंगी, वो गठबंधन की सीटें होंगी, इनके खाते में तो नहीं जाने वाली वो। तो उसमें जी इनको क्या प्रॉब्लम है? चलिए इस बार जी अभी हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है और इस डिबेट को क्लोजिंग की ओर एक बार ले चलते हैं, तो एक बार क्लोजिंग नोट एक बार ले लेंगे हम लोग। तो हितेंद्र क्या कुछ कहेंगे, उपचुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं और अब की बार किसकी बारी है, उस पर एक बार अपना जो है क्लोजिंग नोट दे दीजिए। हमारा आज का मुद्दा है मुद्दों की तैयारी, अब की बार किसकी बारी, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब की बारी भारतीय जनता पार्टी की बारी है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की और विपक्ष के द्वारा जो 6 सीटें हैं, 7 में से 6 सीटें विपक्ष के पास है। भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को जनता के बहुमत के आधार पर विपक्ष से छीनेगी। भारतीय जनता पार्टी पर जनता का भरोसा है, हमारी तैयारी पूरी है, जनता हमारे साथ है। हमारे कार्यकर्ता निचले स्तर तक, पन्ना प्रमुख स्तर तक सक्रियता के साथ जनता के बीच में काम कर रहे हैं, और हम मजबूती से 7 सीटें लड़ेंगे और जीतेंगे। जी क्या कुछ कहेंगे कटारा जी? देखिए चुनाव के तुरंत बाद में एक चुनाव हुआ था, आपको पता है, जिसमें इन्होंने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई थी। आचार संहिता में जिस सीट पर चुनाव हो रहा वहीं उनके अपने कैंडिडेट को उन्होंने मंत्री बना दिया था। उसके बाद में क्या स्थिति हुई, मतलब 1 महीने भी उस चुनाव को नहीं रोक पाए, उस सफलता को नहीं कर पाए, जनता ने तुरंत जवाब दे दिया। और आप देखना, सातों को सातों सीट कांग्रेस जीतेगी और राजस्थान की जनता का आशीर्वाद रहेगा। वापस कांग्रेस पर भरोसा राजस्थान की जनता जताएगी, आप देख लेना। जी तो चलिए फिलहाल इस डिबेट को एक बार अंतिम रूप हम लोग देने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल देखिए डिबेट का सिलसिला तो जारी रहेगा, मैं लीजा फिर जुड़ूंगी आप लोगों के साथ एक दूसरे नए टॉपिक को लेकर। अब देखने वाली बात यह है कि राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और इन 7 सीटों में
कौन इस बार जीत हासिल करने वाला है, कौन फतेह हासिल करने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। फिर होगी आपसे बात, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।